नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और हर बार की तरह हम डिस्कस कर रहे हैं। आज भी डिस्कस करेंगे जीएस और जीके का प्रैक्टिस सेट। तो जल्दी से आप लोग कनेक्ट हो जाइए और क्लास को शेयर जरूर कर दें आप लोग, जिससे से ज़्यादा लोग इस क्लास को देख पाएं और उसका फायदा उठा पाएं। क्यों? क्योंकि हम यहाँ सिर्फ क्वेश्चन नहीं करते, क्वेश्चंस के साथ डिटेल भी डिस्कस करते हैं, जिससे एक क्वेश्चन के साथ आपको इतनी डिटेल मिल जाती है कि आप कम से कम उस डिटेल से 5 से 10 क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। समझ रहे हैं? तो क्लास को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और क्लास देखने के बाद क्लास का फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जो भी जैसी भी आपको क्लास लगी वो अपने विचार जरूर रखें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। प्रश्न है आपके सामने, Which of the following is not an example of computer programming language? कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं, आपको पता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है वो बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है वो बताना है। तो पाइथन की अगर हम बात करें तो पाइथन कंप्यूटर की लैंग्वेज है। जावा भी कंप्यूटर की लैंग्वेज है। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये भी जो है आपकी कंप्यूटर की लैंग्वेज है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये भी आपकी कंप्यूटर की ही लैंग्वेज है। फोटोशॉप की बात करें तो फोटोशॉप फोटो एडिटिंग करने का सॉफ्टवेयर है, ये लैंग्वेज नहीं है। तो फोटोशॉप क्या करता है? ये फोटो एडिट करने का सॉफ्टवेयर है, फोटो एडिट करने का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब हमने पिछली क्लास में बात की थी कि सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं हमारे कंप्यूटर में। एक जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये है, फोटोशॉप भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। फोटोशॉप एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो प्रश्न आपके सामने यही पूछा गया है कि जो 4 ऑप्शन दिए हैं उनमें से कौन सा कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं है। तो पाइथन, जावा और HTML ये तीनों कंप्यूटर की लैंग्वेज हैं। बाकी डी फोटोशॉप ये कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है जिसका काम फोटो एडिट करने में किया जाता है, अब देखिए यहां कंप्यूटर की अगर लैंग्वेज की बात करें, कंप्यूटर लैंग्वेजेस की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर लैंग्वेजेस में यहां देखो पास्कल आ जाएगी। पास्कल कंप्यूटर की लैंग्वेज है। एल्गोल कंप्यूटर की लैंग्वेज है। और ये आपकी जो है सी प्लस प्लस, जावा, सी प्लस प्लस, जावा, विजुअल बेसिक, ASP.NET, VB.NET। उसके बाद और भी नई लैंग्वेजेस हैं जैसे कि बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक लैंग्वेज, जिसे बेसिक कहते हैं। बेसिक ये भी एक लैंग्वेज है। बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, एल्गोरिथमिक लॉगरिथम, सी प्लस प्लस। तो ये सब जावा, विजुअल बेसिक, ASP.NET, VB.NET, तो ये सब जो है आपकी कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं। और भी है तो आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे ये याद रखना है, सवाल आ जाए तो ऑड फाइंड आउट करने को बोले कि 3 कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं, चौथी नहीं है तो वो कौन सी है? इसमें फोटोशॉप है। बाकी और भी कुछ दे सकते हैं इसकी जगह। ठीक है सॉरी। अगला प्रश्न है टोटो ट्राइब के बारे में, टोटो जनजाति के बारे में है अगला प्रश्न। टोटो जनजाति क्या है? टोटो जनजाति ये आप देख पा रहे हैं, ये टोटो जनजाति के लोग हैं। तो टोटो ट्राइब प्राइमरली रिसाइड्स इन विच स्टेट? ये जो टोटो जनजाति है मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करती है? टोटो जनजाति
टोटो जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करती है, बताएं। 22वां प्रश्न है आपके सामने। तो ये जो टोटो जनजाति है वो आपकी कहां निवास करती है? वेस्ट बंगाल। कहां पे? पश्चिम बंगाल में ये टोटो जनजाति पाई जाती है। तो जनजातियों से संबंधित फैक्चुअल सवाल पूछे जाते हैं, जो स्टैटिक जीके वाला पार्ट है आपका एग्जाम में पूछा जाता है। तो उसमें जनजाति भी, भारत की जो प्रमुख जनजातियां हैं और उनके निवास स्थान, इनके बारे में सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है टोटो जनजाति ये कहाँ की है? तो टोटो हाल ही में न्यूज में रही है ये। तो टोटो जनजाति कहाँ की है? पश्चिम बंगाल की है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। फिर है विच सिटी इज द होस्ट ऑफ वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024? 23वां। तो ये भाई 11 से 20 नवंबर तक चलने वाला है। ये जो है आपका एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2004 कौन होस्ट करेगा इसको? जो 11 से लेकर 20 नवंबर तक चलने वाला है। 11 से 20 नवंबर तक का है ये। तो महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का मेजबानी राज्य कौन सा है? कौन सा शहर है जो मेजबानी करेगा इसकी? जयपुर राजस्थान, लखनऊ उत्तर प्रदेश, राजगीर बिहार या इंदौर मध्य प्रदेश? तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? 23 का आंसर हो जाएगा राजगीर बिहार। बिहार में ये ऑर्गेनाइज हो रहा है भाई, बहुत बढ़िया। बिहार के राजगीर में, बिहार के राजगीर में। ये देखिए वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी, वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी कहां? बिहार के राजगीर इसको होस्ट करेगा। समझ रहे हैं? तो ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार कर रहा है तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पंडित राम नारायण जो हाल ही में परलोक सिधार गए, वो किससे संबंधित थे? पंडित राम नारायण जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वो किस क्षेत्र से जुड़े थे? संगीत से, पत्रकारिता, राजनीति या खेल? बताओ भाई। 24वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। तो भैया यहां पे देखो, इनको पद्म विभूषण भी मिल चुका है, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड भी मिल चुका है। ये पंडित राम नारायण जो है इनको पद्म विभूषण भी मिल चुका है और संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से भी ये सम्मानित किए जा चुके हैं। उम्र इनकी 96 साल थी। 96 साल की उम्र में ये परलोक सिधार गए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो आंसर हो जाएगा म्यूजिक। संगीत से संबंधित थे ये। किससे संबंधित थे? संगीत क्षेत्र से इनका जुड़ाव था। तो पंडित राम नारायण, ये भी करंट अफेयर का सवाल है। पंडित राम नारायण जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वो कहां से संबंधित थे? संगीत क्षेत्र से संबंधित थे। और ये आप देख पा रहे हैं, ये है पंडित राम नारायण। ये 96 साल की उम्र में इनका निधन हुआ। 96 साल की उम्र में इनका निधन हुआ। इन्हें पद्म विभूषण मिल चुका है और संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से भी ये जो है नवाजे जा चुके हैं। फिर है आपका एक कायाकल्प स्कीम चलाई गई है। किस मंत्रालय के द्वारा चलाई गई है? कायाकल्प स्कीम 25वां प्रश्न। कायाकल्प स्कीम किस मंत्रालय के द्वारा चलाई गई है? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय या पर्यटन मंत्रालय? 25वां आपकी स्क्रीन पर। तो देखो भाई, कायाकल्प स्कीम, हम बात करें कायाकल्प योजना, तो कायाकल्प योजना जो है किसके लिए चलाई गई? इसमें एक्चुअली में साफ सफाई से संबंधित है। किससे? साफ सफाई, दीवारों को पेंट करना, साफ सफाई करना, इससे संबंधित है।
तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा चलाई गई, यानी कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। तो 25 का आंसर हो जाएगा सी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा ये कायाकल्प स्कीम चलाई गई है। आपके लिए सवाल है, आपके लिए क्वेश्चन है जो आपको कमेंट में बताना है। क्वेश्चन ये है, करंट में इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर कौन है? करंट में इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर कौन है? स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री कौन है बता दो। स्वास्थ्य मंत्री कौन है केंद्र सरकार के? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यहां आपको पता ही है, जैसे अभी ये करंट का सवाल आया है, तो अभी वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नए बन गए हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश नए बन गए हैं। आपको पता है भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश नए बन गए हैं। और कौन बने हैं वो? तो ये बने हैं जस्टिस संजीव खन्ना। कौन बने हैं? जस्टिस संजीव खन्ना बने हैं नए चीफ जस्टिस। इससे पहले डीवाई चंद्रचूड़ थे। और दूसरा, अमेरिका यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा बने हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये अगेन दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको और अच्छे से याद रखना है। फिर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन गोल ऑफ द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव? जो मेक इन इंडिया स्कीम शुरू की गई थी, मेक इन इंडिया पहल शुरू की गई थी, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मेक इन इंडिया स्कीम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारत में कृषि को बढ़ावा देना, गलत बात। विनिर्माण और नवाचार को बढ़ावा देना, सही बात। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। मेक इन इंडिया का मतलब क्या है? मेक इन इंडिया, यानी कि चीजें भारत में ही बने। तो भारत में बनेंगी तो भारत में उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी पड़ेगी, है ना। तो मेक इन इंडिया जो स्कीम है उसका उद्देश्य क्या है कि भारत में सारी चीजें बने, दूसरे देशों से हमें चीजें आयात न करनी पड़े, इंपोर्ट न करनी पड़े, बल्कि हम अपने यहां ज्यादा से ज्यादा चीजों बनाकर दूसरे देशों को सप्लाई दें, दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करें, उससे कमाएंगे हम। तो मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव यही है कि विनिर्माण और नवाचार को बढ़ावा देना, विनिर्माण और नवाचार को बढ़ावा देना। अब ये जो मेक इन इंडिया स्कीम है, मेक इन इंडिया स्कीम, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में शुरू की, 2014 में लॉन्च की। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आपके लिए सवाल है, पीएम मुद्रा योजना, पीएम मुद्रा योजना, इसका क्या उद्देश्य है वो आप बताओ। पीएम मुद्रा योजना का क्या उद्देश्य है? पीएम मुद्रा योजना का क्या उद्देश्य है ये बता दो आप जल्दी से। पीएम मुद्रा योजना का क्या उद्देश्य है, कमेंट करके जरूर बताइए। आगे, व्हाट इज द मेन एम ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इन इंडिया? भारत में जो जीएसटी आया, भारत में जो जीएसटी आया, जो कि एक अप्रत्यक्ष कर है, जो कि एक अप्रत्यक्ष कर है जीएसटी। तो ये अप्रत्यक्ष कर जो है जीएसटी, इसका उद्देश्य क्या है? टू प्रमोट डिजिटल पेमेंट, क्या डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना, या टू सिंप्लीफाई द इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर, यानी कि अप्रत्यक्ष कर संरचना को सरल बनाना इसका उद्देश्य है, या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है, या लग्जरी सामानों पर कर बढ़ाना, टैक्स बढ़ाना इसका उद्देश्य है। तो 27वां प्रश्न आंसर दे दें।
तो 27वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका टू सिंप्लीफाई द इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर। तो यानी कि अप्रत्यक्ष कर संरचना को सरल बनाना, जो जटिल टैक्स सिस्टम था उसको इजी बनाना लोगों के लिए, ये जीएसटी का मकसद था। लेकिन इतना इजी है भी नहीं वो, है ना। जीएसटी 2017 से शुरू हो गया और इसके लिए संविधान में 101वां संविधान संशोधन किया गया। 101वां संविधान संशोधन किया गया संविधान में, और ये संशोधन 2016 में हुआ। जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हो गया। जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हो गया। ठीक है भाई, याद रहेगा। चलो आगे हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग सिस्टम इन इंडिया। भारत में राष्ट्रीय आय लेखांकन प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? जल्दी से इसका आंसर दें आप, जल्दी से दीजिए, फटाफट फटाफट आंसर दीजिए। सभी आंसर देंगे फटाफट से। क्या उद्देश्य है इसका? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल अकाउंटिंग सिस्टम इन इंडिया। 28वां प्रश्न है आपके सामने। तो देश को बाह्य कर्जे की गणना करना, देश के ऊपर जो बाहर का कर्जा है उसका हिसाब किताब लगाना, गणना करना, ये उसका उद्देश्य है ना जी, ये तो नहीं है। देश की समग्र आर्थिक प्रदर्शन को मापना, देश के समग्र आर्थिक प्रदर्शन को मापना, हाँ ये सही है। टू मेजर द ओवरऑल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्री। अब ओवरऑल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कैसे मेजर की जाती है? जीडीपी से मेजर की जाती है। जितनी ज्यादा जीडीपी होगी उतनी ज्यादा वृद्धि होगी, है ना। सी और पढ़ लेते हैं। मुद्रास्फीति और बेरोजगारी को नियंत्रित करना, नहीं जी ये इसका काम नहीं होता। डी भारतीय परिवारों को की बचत दर को मापना, ये भी इसका काम नहीं है। तो जो राष्ट्रीय आय लेखांकन प्रणाली है इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है कि देश की समग्र आर्थिक प्रदर्शन को मापना, देश के समग्र आर्थिक प्रदर्शन को मापना। अब यहां समझ लीजिए एक बार, यहां देखिए, नेशनल अकाउंटिंग सिस्टम का मतलब यह है जैसे कि नेशनल इनकम, नेशनल इनकम जिसे हम बोलेंगे राष्ट्रीय आय। क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय आय। अब राष्ट्रीय आय मतलब देश की आय, और ये 1 साल की होती है। लेकिन राष्ट्रीय आय निकालने से पहले हमें जीडीपी का पता होना चाहिए, फिर हमें जीएनपी का भी पता होना चाहिए, हमें एनडीपी का भी पता होना चाहिए, हमें एनएनपी का भी पता होना चाहिए। फिर हम एनएनपी को एक तो फैक्टर कॉस्ट पर काउंट करते हैं, फैक्टर कॉस्ट पर काउंट करते हैं, और एलएनपी को मार्केट प्राइस पर भी काउंट करते हैं, मार्केट प्राइस पर भी काउंट करते हैं। तो देखो समझिए जीडीपी क्या है, एक एक से समझ लेते हैं। जीडीपी क्या है? तो भारत की जियोग्राफिकल जो बाउंड्री है, भारत की जो भौगोलिक सीमा है, उस भौगोलिक सीमा के अंदर 1 साल में यानी कि 1 वित्तीय वर्ष में जो वस्तुओं और सेवाओं का जो कुल उत्पादन हो रहा है उसका जो अंतिम मूल्य है, पैसे, कितने पैसे का हुआ, वही जीडीपी कहलाता है। अब जीडीपी में जो उत्पादन भारत देश का काउंट किया जाता है, अब ये उत्पादन भारत में हो सकता है भारत की कंपनी कर रही हो या विदेश की कोई कंपनी आके भी भारत में उत्पादन कर रही हो, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, नेस्ले, है ना। तो इन सब का उत्पादन जोड़ा जाएगा, जीडीपी जब निकालेंगे हम काउंट करेंगे। जीडीपी में से जब हम मूल ह्रास माइनस कर देते हैं यानी कि डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं तो एनडीपी आ जाएगा। जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी का मतलब है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जीडीपी में से अगर जो टूट फूट है सामान की और जो लॉस है वो माइनस कर देंगे तो एनडीपी आ जाएगा, ठीक है। अब जीएनपी क्या होता है? तो जीएनपी क्या होता है?
इंडियन लोगों के द्वारा या इंडियन कंपनीज के द्वारा पूरे विश्व में कहीं भी जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया गया है उनका जो अंतिम मूल्य है वो टोटल कर लो तो इंडिया की जीएनपी आ जाएगी। जीएनपी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब जीएनपी में को से डेप्रिसिएशन अगर माइनस करेंगे तो एनएनपी आ जाएगा। अब एनएनपी को हम लागत मूल्य पर भी काउंट कर सकते हैं और बाजार मूल्य पर भी कर सकते हैं। तो देखो, जब लागत मूल्य पर हम काउंट करेंगे, लागत मूल्य पर जब हम काउंट करेंगे तो इसमें वो उतना ही पैसा ऐड किया जाएगा जितना कि सामान बनाने में लगा है। सामान बनाने में लगा पैसा वो टोटल कर लो तो फैक्टर कॉस्ट आ जाएगी। बाजार मूल्य पे क्या होता है, बाजार मूल्य पे अगर हम काउंट करते हैं तो इसमें क्या है, प्रॉफिट भी ऐड हो जाता है कंपनी के ओनर का, टैक्स भी ऐड हो जाते हैं भारत सरकार के, सब्सिडी माइनस हो जाती है भारत सरकार की, तो इसमें वैल्यू ज्यादा आती है और ये तो महंगाई के टाइम पे बढ़ता रहता है। तो एक्चुअल हमें पता किससे लगता है, फैक्टर कॉस्ट से लगता है। तो एनएनपी को जब फैक्टर कॉस्ट पर काउंट करते हैं तो उसे ही नेशनल इनकम कहा जाता है। तो कैसे लिखेंगे आप, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू नेशनल इनकम, इज इक्वल टू नेशनल इनकम। ठीक है, तो एनएनपी को बाजार, एनएनपी को लागत मूल्य पर जब गणना करेंगे तो वो राष्ट्रीय आय के बराबर होती है। बराबर है, ये सही है। चलो आगे हम बात करें, भारत में जो नेशनल इनकम है, भारत में जो नेशनल इनकम है या जीडीपी जीएनपी है, इससे संबंधित आंकड़े, इससे संबंधित आंकड़े इकट्ठा करने का काम कौन करता है, अब एनएसओ करता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। अब एनएसओ किस मंत्रालय के अधीन में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मॉस्पी। मॉस्पी के मंत्री कौन है, अभी मॉस्पी मंत्री हैं राजा राव इंद्रजीत सिंह, राजा राव इंद्रजीत सिंह, ये करंट मॉस्पी मिनिस्टर हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, चलो आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक जो इंडेक्स जारी की जाती है, मानव विकास सूचकांक जो इंडेक्स जारी की जाती है यूएनडीपी के द्वारा, मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी की जाती है, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी के द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी की जाती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक यानी कि एचडीआई का घटक नहीं है, तो जीवन प्रत्याशा, आय स्तर, साक्षरता दर, लिंगानुपात, बता दो भाई। तो क्या होगा, लिंगानुपात। जो जेंडर रेशियो है वो एचडीआई के कंपोनेंट में शामिल नहीं होता, बाकी ये रहते हैं। एचडीआई काउंट करते समय लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी देखी जाती है, इनकम लेवल भी देखा जाता है, साक्षरता दर भी देखी जाती है, लेकिन जेंडर रेशियो नहीं, वो इसका हिस्सा नहीं है। तो एचडीआई को कौन जारी करता है, यूएनडीपी जारी करता है। हाल ही की जो रिपोर्ट है, हाल ही की जो रिपोर्ट है उसमें भारत का स्थान 134 है आउट ऑफ 193 कंट्रीज। इंडिया का स्कोर कितना है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, इतना 134, कितने में से, इतने में से। ठीक है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य क्या है, बताओ भाई। तो पहले तो ध्यान रखना, प्रधानमंत्री जन धन योजना कब आई, 2014 में आई, बताओ भाई, 2014 में आई। और इसका उद्देश्य ये है टू प्रोवाइड एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर द अनबैंक्ड, यानी कि ऐसे व्यक्ति जिनका बैंक में अभी तक अकाउंट ही नहीं है, खाता ही नहीं है, उनको भी बैंक अकाउंट खुलवाया जाए और उनको भी सारी सरकारी सुविधाएं अकाउंट में ही दी जाए। तो क्या होगा, बिना बैंकिंग वाले लोगों के लिए वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना, यानी कि ऐसे लोग
जिनके बैंक अकाउंट नहीं है उनको भी सरकारी सहायता मिल सके, उनको भी सरकारी सहायता मिल सके। तो आप देखो, जब प्रधानमंत्री जनधन योजना चलाई गई तो क्या हुआ, लोगों के जीरो बैलेंस पे जनधन अकाउंट खोले गए। उसके बाद क्या हुआ, फिर सरकार की जो भी स्कीम थी उनका जो पैसा होता था वो डिस्बर्समेंट सीधे अकाउंट में होता है। अब चाहे हम उज्ज्वला स्कीम की बात करें, गैस सिलेंडर की सब्सिडी की बात करें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो 2-2 हजार रुपए किसानों को दिए जाते हैं उनकी बात करें, सब उन अकाउंट में आते हैं, सब उन अकाउंट में आते हैं। ठीक है, याद रहेगा। चलो, तो ये चीज है आपकी, इसे याद रखिएगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास से जुड़ने के लिए क्लास शेयर जरूर कर दें आप। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।